सभी आत्मीय बंधुओं को रविवार की सुबह वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण, जय जिनेन्द्र। आज बारिश का मौसम होते हुए भी आप सब समय से पधारे, आप सबका स्वागत है। और अपने पीछे जितने लोग भी खड़े हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और काउंटर क्लोज कर दे। हम लोगों की सेमिनार की मर्यादा है, हम लोग समय पे शुरुआत तो करते ही करते हैं, समय पर ही वाइंड अप होते हैं सब प्रोग्राम। सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं, जो लोग हॉल में यहाँ बैठे हैं सबके स्वागत के लिए। ये जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद का 35वां और माहेश्वरी भवन समिति के साथ हमारा पहला प्रोग्राम है। उसके लिए आप सब के लिए बहुत बहुत ये खुशी की बात है कि पुनः माहेश्वरी भवन में सबसे पहले जो सेमिनार हुआ था आज से 11 साल पहले, उसके बाद पुनः ये शुरुआत माहेश्वरी भवन में हो गई है। उसके लिए भवन समिति और उसके पदाधिकारी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित से होती है। विनय भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर अनिरुद्ध आपटे, कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, ललित जी अग्रवाल, इनको सबको आगे लाएं। नीलेश भाई मांडलीवाला, हमारे भवन समिति के अध्यक्ष घनश्याम जी चांडक, सुरेश जी तोस्नीवाल, गजानन जी मालपानी, प्रेरणा स्रोत इस सेमिनार के, और मुरली जी सोमानी। निवेदन है सेवंती भाई शाह विशेष रूप से आज आए हैं डॉक्टर आपटे को सुनने के लिए, उनको भी निवेदन है कि दीप प्रज्वलित के लिए आप आगे आए। कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा और ललित भाई से निवेदन करूंगा, डॉक्टर अनिरुद्ध आपटे का पुष्प से सम्मान करें। समिति के अध्यक्ष श्री घनश्याम जी चांडक, श्री सुरेश जी तोस्नीवाल से निवेदन करूंगा, एक मोमेंट तो देके डॉक्टर आपटे का सम्मान करें। हमारे सूरत के प्रिय अग्रणी श्री सेवंती भाई शाह से निवेदन करेंगे कि जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद की तरफ से डॉक्टर आपटे को मोमेंटो देके उनका सम्मान करें। जो भाइयों और बहनों के हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, पीछे हमारे काउंटर अगले सेमिनार की सूचना मिल सके। वैसे एक बहुत खुशी की बात है कि हमारा नेक्स्ट सेमिनार 8 अक्टूबर को इसी माहेश्वरी भवन में होगा, 8 अक्टूबर को। और आज की तारीख में ज्वलंत टॉपिक है जिसमें हमारे परिवार, हमारे सर्कल में, पेपर में आए दिन पढ़ते, यंग डेथ आफ्टर कोरोना हार्ट अटैक। नेक्स्ट सेमिनार हमारा हार्ट के ऊपर होगा, जो आज की ज्वलंत समस्या है कोरोना के बाद। 8 अक्टूबर आप लोग सब नोट कर लेंगे, स्थान समय सब एक ही रहेगा, डेट 8 अक्टूबर दिन रविवार। हमारे लिए विशेष रूप से आर्सेनल मित्तल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुंदड़ा जी का सुबह चला के फ़ोन आया, मैं उनका वेलकम करूंगा कि आज मैं सेमिनार सुनने आ रहा हूं, तो मुंदड़ा जी आपका स्वागत है। अब मैं विनय भाई से निवेदन करूंगा, डॉक्टर अनिरुद्ध आपटे का वैसे तो वो परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी एक संक्षिप्त परिचय दें। भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार।
गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। एक बार आप सबका फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि संडे के दिन आप कीमती समय निकाल के आज यहाँ सेमिनार अटेंड करने आए। मैं जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद और श्री महेश्वरी भवन समिति के 35th सेमिनार में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे कलीग श्रीकांत जी मुंद्रा, अतुल जी बांगड़, निर्मलेश जी आर्या और महेश्वरी भवन समिति के श्री घनश्याम जी चांडक, सुरेश तोषनेवाल और सपोर्ट टीम सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके कारण हम ये सेमिनार आज कर पा रहे हैं। डॉक्टर आपते का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपना कीमती समय निकाल के आज आए और इस सेमिनार कंडक्ट करेंगे। संक्षिप्त में उनके लिए जो बोलना है तो मैं बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ कि पहले भी उनके बारे में बोलने का मुझे बहुत मौका मिला है, लेकिन आज मैं उन्होंने कौन सी मेडिकल स्कूल से पढ़ाई की, कौन सी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, क्या पेपर्स लिखे, वो बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी 26-27 ईयर्स की प्रैक्टिस में मेरे अंदाज से मोर देन 7.5 लाख कंसल्टेंसी शायद उन्होंने कर दी है। एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि उनकी गाइडेंस में जब हमने 25th सेमिनार किया था तो हम बैठे थे पनगड़िया जी के साथ में, उन्होंने बताया था कि लाइफ टाइम में अब 40-50 साल के बाद जब कोई पेशेंट अंदर आता है तो बहुत बार उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल से ही हम असेस कर लेते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ये अनुभव तो एक्सपीरियंस से ही आता है और ऐसा ही कुछ विजडम या मैं आपते जी में देखता हूँ कि स्पॉन्टेनियसली वो ये चीज़ पकड़ लेते हैं इतने अनुभव के बाद। और हम प्रिविलेज है कि हमारे पास सूरत में हमारे पास ऐसे सीनियर कंसल्टेंट हैं जिन्होंने सूरत में एज अ फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन की तरीके से आए। उन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज इस्टेब्लिश किया है, जिसमें MRI, फिजियोथेरेपी, ट्रॉमा स्पेशलिस्ट सब एक रूफ के अंडर है। लेकिन एक चीज़ और सुन के बड़ी खुशी होती है कि आज उस हॉस्पिटल में DNB न्यूरोलॉजी की भी सीट है। मतलब वो हॉस्पिटल एवरी ईयर न्यूरोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करेगा। ये हमारी सिटी के लिए और हमारी कंट्री के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज का सेमिनार का विषय थोड़ा डिफरेंट है। हर बार स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर बीमारी के बारे में ज़्यादा बात करता है, जिसके लिए हमें प्रिकॉशन क्या लेना है, पोस्ट क्या करना है। मेरे को लगता है कि उससे थोड़ा आज डिफरेंट हटके है, एक बिगर कॉज के लिए सेमिनार है। एक जो मिसकॉन्सेप्ट है, मिथ है, वो दूर करने का। एपिलेप्सी के बारे में जब एक बार पहले मैंने सुना तो उससे पहले मेरा भी बहुत ही क्लियर कट मिसकॉन्सेप्ट था। सर को सुनने के बाद क्लियर हुआ कि वो रिवर्सिबल है, वो सब आज आपको बताएंगे। और ब्रेन डेड के बारे में भी दो बड़ी गहरी सिचुएशन है कि जब किसी का नियर एंड डियर वन ब्रेन डेड हो जाता है तो ऐसे सेमिनार अटेंड करने के बाद उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे और वो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी और समझ पाएंगे, और वो एक न्यूरो फिजिशियन ही आपको समझा पाएंगे। और दूसरा, ब्रेन डेड के बाद ऐसे सेमिनार एडजस्ट करने के बाद हमको एक बिगर कॉज समझ में आएगा कि एक्चुअली हम ब्रेन डेड हमारे कोई भी नियर एंड डियर वन होते हैं तो उसकी ऑर्गन को हार्वेस्टिंग के लिए, डोनेशन के लिए दे सकते हैं। तो ये बिगर कॉज है सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए। स्पेन एक ऐसी कंट्री है जहां कभी भी कोई ब्रेन डेड हो जाता है तो वो बॉडी स्टेट को, गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। स्पेन के अंदर आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट शायद पूरी दुनिया में सबसे कम है। हमारे देश में थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे डाई वेटिंग फॉर द ऑर्गन। तो हम उस चीज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, दूसरों के लाइफ में कोई चेंज ला सकते हैं। आई थिंक ये बिगेस्ट मैसेज होगा आज के सेमिनार का। धन्यवाद। बंधुओं, ये मंथ जुलाई महीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल ऑर्गन डोनेशन मंथ कहलाता है। योग से ऑर्गन ब्रेन डेथ का सेमिनार है। विशेष रिक्वेस्ट पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने नीलेश जी मांडलेवाला से निवेदन किया था कल कि आप भी आके एक प्रकाश डालें।
पहले डॉक्टर आप्टे का सेमिनार हो, उसके पहले मैं नीलेश जी मांडलेवाला को निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी ऑर्गन डोनेशन के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आज देश विदेश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है, सूरत का नाम है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों, पूरे देश में ये मंथ को नेशनल ऑर्गन डोनेशन मंथ के लिए मनाया जा रहा है। ये मंथ को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़े, लोग अंगदान की प्रतिज्ञा लें और जब भी अपने कोई स्वजन ब्रेन डेड होता है तो उनके स्वजन के अंगदान करवा के जो हमारे देश में लाखों दर्दियों समयसर ऑर्गन न मिलने की वजह से उनकी जो मृत्यु हो रही है, उनको नया जीवन दिलाने का है। मुझे आज खुशी है कि ये जो प्रोग्राम आप्टे साहब हमें ब्रेन डेड के बारे में बताएंगे, आप्टे साहब जो सूरत में जो अंगदान की प्रवृत्ति चल रही है, उनमें उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। वो रात दिन देखे बगैर ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए हमेशा हमें सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों, ऑर्गन डोनेशंस की ज़रूरत क्यों है? आज हमारे देश में 20 लाख से अधिक किडनी के निष्फलता के मरीज हैं और हर साल उनमें 2 से 2.5 लाख की बढ़ोतरी हो रही है। जब भी किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस एक इलाज रहता है, लेकिन डायलिसिस से व्यक्ति को क्वांटिटी लाइफ मिलती है। उनको जो क्वालिटी लाइफ मिलती है वो ट्रांसप्लांट से ही मिलती है। लेकिन परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है, किडनी का दान नहीं कर सकता है, तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको नया जीवन, क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? किडनी ऐसा ऑर्गन्स है कि जो परिवार में से भी दे सकता है। किसी के परिवार को लीवर की ज़रूरत है, उनको लीवर सिरोसिस है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और परिवार में से कोई लीवर का डोनेशन नहीं कर सकता है। परिवार के अन्य सदस्य को फैटी लीवर है या अन्य कोई कारण से वो लीवर का दान नहीं कर सकता है, तो उनको नया जीवन कैसे मिलेगा? किडनी में तो डायलिसिस भी इलाज है, लीवर में तो अन्य कोई ट्रांसप्लांट के सिवाय अन्य कोई इलाज ही नहीं है। किसी व्यक्ति को हृदय की तकलीफ है, उनका हृदय का पंपिंग 5 या 10% है और वो 5 स्टेप चलता है, उनकी सांसें फूल जाती है, खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शंस है, और ऐसे जो मरीज को हृदय ट्रांसप्लांट करवाना है, उनको हृदय कौन देगा? जीते जी कोई भी व्यक्ति अपना हृदय का दान नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमने कोरोना के समय में देखा कि कितने ऐसे जो मरीज हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाने की वजह से उनको हमने खोया है। उनको भी फेफड़ा कौन देगा? ये तो दोस्तों इंटरनल ऑर्गन्स की बात है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे मरीज हैं, कई ऐसे लोग हैं कि जिनके अकस्मात में दोनों हाथ कट जाते हैं और वो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाता है। आप कल्पना करो कि किसी को दोनों हाथ कट गए हैं, ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो, वो व्यक्ति अपने शरीर को खुजा भी नहीं सकता है, अपने जो बेटा या बेटियां है उनको गोदी में ले भी नहीं सकता है, उसको वाल भी नहीं कर सकता है। ये सब व्यक्ति को, ये सभी ऑर्गन फेल्यूर व्यक्ति को तभी नया जीवन मिलेगा कि जब भी कोई ब्रेन डेड व्यक्ति के ऑर्गन्स का डोनेशन होगा। आज आप्टे साहब ब्रेन डेड के बारे में आपको समझाएंगे। मेरी आप सबसे नम्र विनती है कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो या उनकी जानकारी आपको मिले, तभी उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस करवा के हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर ऑर्गन न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन दिलाने के लिए आगे आए। ये जो नया जीवन मिलता है वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। दोस्तों, हमारे परिवार में कोई स्वजन की डेथ होती है तो उनके शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को भी वो काम में लगेंगे।
दोस्तों, ये ऑर्गन्स उससे भी ज़्यादा कीमती है, उसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस करवाएंगे तो हमारे देश में जो हर साल लाखों दर्दी की मौत समयसर ऑर्गन न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन मिलेगा। ये जो नया जीवन मिलता है वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। दोस्तों, सांसें निकलते ही ये शरीर नश्वर बन जाएगा, सांसें निकलते ही ये शरीर नश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। जन्म महान कर, कर्म महान कर, धर्म महान कर, अंगदान कर, अंगदान कर, अंगदान कर। अंगदान जीवनदान का मैसेज हम समाज में फैला के जो हमारे देश में जो लाखों दर्दियों है उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। फिर से मैं एक बार श्रीकांत जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमें आज एक मौका दिया, और आपटे सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने 18 सालों से लगातार ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए जो हमें सहयोग दे रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए जो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार नीलेश भाई, आपने बहुत अच्छे ढंग से सरल शब्दों में समझाया है। अब मैं डॉक्टर अनुज दाप्टे को आमंत्रित करता हूँ कि वो आके मंच संभालें और आपको अपनी इसके बारे में एक्सप्लेन करें। पुनः एक बार अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट सेमिनार हमारा हार्ट के ऊपर होगा 8 अक्टूबर दिन रविवार, समय और स्थान एक ही, यही जगह पर 8 अक्टूबर नोट कर ले। जो भाइयों बहनों ने नंबर हमारे पास नहीं है, पीछे एक काउंटर है वहाँ नोट करा दें, जिसमें आने वाले साल के 3 से 4 प्रोग्राम की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। डॉक्टर नीलेश दाप्टे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। आज जो सेमिनार है उसमें हम 2 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो मिर्गी या एपिलेप्सी, इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी और इनका बेसिक प्रिकॉशन, और एपिलेप्सी की बीमारी के बारे में और उसके ट्रीटमेंट से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं समाज में, जो भी मिथ्या है, वो भ्रांतियां दूर करने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा। और दूसरा बहुत ही ज्वलंत समस्या जो है हमारे समाज में, आज सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के बाद ये पता पड़ा कि ये मंथ ऑर्गन डोनेशन मंथ है, और ब्रेन डेड जो व्यक्ति होता है उसके ऑर्गन्स की जो महत्व है उसके बारे में नीलेश भाई ने आपको बताया। तो ब्रेन डेड क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी टेक्निकल साइंटिफिक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ओके, देखिए अभी 11:15 बज रहे हैं, हम 1 घंटे या 1.25 घंटे में सब वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको लगे कि मैं टाइम ओवरशूट कर रहा हूँ या ऐसा लगे कि शायद अब बहुत अति हो गई है, तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं इमीडिएटली आई विल स्टॉप। तो नहीं, मैं तो 1-1.25 घंटे के अंदर बंद कर दूंगा, लेकिन बीच में अगर कोई हाथ खड़ा करे तो करटेल करने का प्रयास करूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने इसलिए टाइमर भी लगा दिया, सो आई हैव ए नोट ऑफ द टाइम आई एम स्पीकिंग। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, आज क्या हमारा गोल रहेगा। सबसे पहले तो जो सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी होती है, कितने प्रकार के फिट्स होते हैं, उनको पहचाना कैसे जाए, उनके बारे में हमको जब तक उसके लक्षण नहीं पता रहेंगे तब तक उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। बड़ी मिर्गी जो होती है, जिसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं, वो तो सबको मालूम होता है, कहीं सुना है, कहीं देखा है। लेकिन मिर्गी और कई प्रकार की भी होती हैं जो अननोटिस्ड चली जाती हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मिर्गी का अटैक अगर किसी को आता है तो उसको
इमीडिएट क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर मिर्गी का दौरा पड़ा है तो क्या ये मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी अगर है तो उसको हम कैसे टैकल करें, प्राथमिक फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार करके। और जब एक बार किसी को मिर्गी का अटैक आता है तो आज हमारे समाज में बहुत ही बड़ा एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक है तो वो तो ग्लैमरस बीमारी, अरे हार्ट का पेशेंट है, सब उसको बहुत मतलब सहज के रखते हैं। लेकिन अगर किसी को ये पता लगे कि इसको मिर्गी की शिकायत है, मिर्गी की बीमारी है, तो उसको एक अलग एंगल से लोग बाग देखते हैं। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मिर्गी की बीमारी तो बड़ी ट्रीटेबल बीमारी है। 3 साल ट्रीटमेंट लीजिए, 70% लोग परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। परमानेंट इलाज 3 साल दवाई ली, काम खत्म। 30% ऐसे होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग या बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन हार्ट की बीमारी, आपका स्टेंट लग गया तो हार्ट की एस्पिरिन तो आपको लाइफ लॉन्ग चलने ही वाली है, तो उसकी दवाई तो लाइफ लॉन्ग चलती है। मिर्गी की बीमारी तो 70% केसेस में 3 साल की बीमारी दवाई के बाद बंद हो जाती है। सो इट इज़ अ बेटर डिसीज देन हार्ट एंड डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। इनकी सब दवाइयाँ तो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो वो एक रूटीन बीमारी है जिसका इलाज संभव है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि मिर्गी एक बहुत ही सामान्य रूटीन बीमारी है जिसको अगर समय रहते पहचान लिया जाए और समय रहते उसका यथोचित उपचार कराया जाए तो वो कंप्लीटली कंट्रोलेबल एंड ट्रीटेबल होती है और एक सामान्य जीवन जी सकता है मिर्गी का व्यक्ति, मिर्गी जिसको है वो व्यक्ति। मैं आगे उदाहरण भी दूंगा आपको छोटा सा, लेकिन एक अभी बात निकली है तो छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। आप भारत, हमारा सबसे प्रिय स्पोर्ट इज क्रिकेट। ऑलमोस्ट एवरीबडी, 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। और क्रिकेट में किसी ज़माने में दक्षिण अफ्रीका की टीम में जॉन्टी रोड्स का नाम का एक खिलाड़ी हुआ करता था। हु वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फील्डर एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड। उसकी फील्डिंग बहुत ही लाजवाब थी और वो बचपन से एपिलेप्टिक है। आपने कभी जॉन्टी रोड्स को अगर देखा होगा, मैंने तो देखा है हमारे ज़माने में, व्हेन आई वाज यंग ही वाज इन द साउथ अफ्रीकन टीम, किस तरह से चीते की तरह छलांग लगा के फील्डिंग किया करता था। जॉन्टी रोड्स इज एन एपिलेप्टिक और वो एपिलेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर है उसके अपने देश में, साउथ अफ्रीका में। ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एपिलेप्सी इन हिज ओन कंट्री, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो जब ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन से एपिलेप्सी है वो क्रिकेट के मैदान में इतने कर्तबकारी फील्डिंग कर सकता है तो दुनिया में मैं ये मानता हूँ कि अगर एपिलेप्सी को पहचाना और टाइम से ट्रीट किया जाए तो वो हर व्यक्ति अपने जीवन में डेफिनेटली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कर सकता है। सो मिर्गी क्या है, व्हाट इज़ एपिलेप्सी? थोड़ा साइंटिफिकली जाते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी करता रहता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। मैं बोल रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है जिसका सिग्नल मेरे ज़बान तक आ रहा है और वो ज़बान शब्दों को प्रोड्यूस कर रही है। मेरे लैंग्वेज सेंटर में वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है जिससे मैं लैंग्वेज या शब्दों का फॉर्मेशन करके एक वाक्य बना रहा हूँ और वो वाक्य मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये सारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के जरिए होता है। जिस तरह हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो हम ECG से देखते हैं, उसी तरह ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और उसका हम EEG नाम का एक टेस्ट होता है, उससे देखते हैं। तो किसी कारणसर अगर ब्रेन में अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है तो वो एपिलेप्सी के रूप में शरीर में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। छोटा सा उदाहरण दूं, हमारे घर में, सब लोगों के घर में गैस पे प्रेशर कुकर चढ़ता है। तो जब प्रेशर कुकर में स्टीम ज़्यादा होती है तो सीटी ऊपर हो जाती है, प्रेशर निकल जाता है, स्टीम निकल जाती है। तो दैट इज़ ए सेफ्टी मैकेनिज्म। तो अगर हमारे ब्रेन में एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है तो वो एपिलेप्सी के रूप में शरीर से बाहर हमको दिखाई देने लग जाती है। ये अनकंट्रोल्ड एपिलेप्टिक एक्टिविटी किस रूप में दिखाई देगी? जिस दिमाग के जिस भाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट होगी
उसके मैनिफेस्टेशन उस हिसाब से आएंगे। जिस सर्किट में ब्रेन के एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनेगी वो उस तरह का मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। सामान्य तौर पे जो कॉमनेस्ट हम लोग एपिलेप्सी जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, सुनते हैं, कुछ ने देखा भी है, पड़ोसी में देखा है, घर में देखा है, जानकारों में देखा है, फिल्मों में देखा है, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर, बड़ी मिर्गी। बड़ी मिर्गी में क्या होता है कि व्यक्ति बैठा हुआ है, सडनली उसका शरीर ऐंठ जाता है, मुंह से एक चीख निकलती है, आवाज़ निकलती है, गर्दन एक तरफ को मुड़ जाती है और वो इस तरह से झटके लेने लगता है और ज़मीन पे गिर जाता है। और उसके बाद कुछ मिनटों के लिए वो 1 या 2 मिनट के लिए वो झटके चलते हैं, फिर ब्रेन की जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है, अपने आप झटके बंद हो जाते हैं और उसके बाद पेशेंट जो है वो 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट तक बेहोशी की स्थिति में रहता है और फिर धीरे धीरे होश में आता है। और इस दौरान उसको कभी कभी चोट भी लगती है, उसकी ज़बान भी कट जाती है क्योंकि दांत भिज जाते हैं, कभी कभी उसका यूरिन भी निकल जाता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के लक्षण, यानी कि बड़ी मिर्गी जिसको हम बोलते हैं, ये एक कॉमन टाइप की एपिलेप्सी जिसके बारे में सबको जानकारी है। और भी कुछ टाइप्स की एपिलेप्सी होती है जिनके बारे में मैं आपको एक छोटी एपिलेप्सी जो होती है जिसको एब्सेंस सीजर्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स बोलते हैं, उसका एक वीडियो दिखाऊंगा। उसमें पेशेंट खाली ब्लैंक हो जाता है, जैसे कंप्यूटर नहीं हैंग हो जाता, हमारा काम करते करते कंप्यूटर हैंग हो जाता है, वो कमांड नहीं फॉलो करता, वैसे ही पेशेंट का ब्रेन भी हैंग हो जाता है। पेशेंट खड़ा हुआ है और उसका ब्रेन हैंग हो गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट, जब भी वो स्लाइड शो में आएगा वीडियो में। अभी एपिलेप्सी की समस्या कितनी बड़ी है, लगभग आप समझिए कि 50 से 75 लाख लोग हमारे देश में एपिलेप्सी से पीड़ित हैं और न्यूरोलॉजिस्ट कितने, मात्र 3000। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी थे मात्र 500। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 526 है। सो व्हेन आई पास्ड आउट इन 1996 पूरे भारत देश में मात्र 525 न्यूरोलॉजिस्ट थे। भगवान की दया से उनकी संख्या बढ़ के अब 3000 के ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। एवरेज न्यूरोलॉजिस्ट दिन में 5 से 10 एपिलेप्सी के पेशेंट्स देखता है और 1 in 100 पेशेंट्स विल डेवलप एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी जो दिमाग की दूसरी बीमारी है उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है। पार्किंसंस है, सेरेब्रल पाल्सी है और भी कई सारे रोग हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। क्या आपको मालूम है कि ज़्यादातर मिर्गी के दौरे इमरजेंसी नहीं होते। पेशेंट को मिर्गी का दौरा आता है, घर में रुक जाता है, मिर्गी का दौरा बंद भी हो जाता है, इससे पहले कि पेशेंट को कुछ पता पड़े मिर्गी का दौरा बंद। सो ज़्यादातर केसेस में ये इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद में जो पेशेंट के केयर गिवर्स हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो दौरे को पहचाने पहले तो कि यहाँ ये मिर्गी का दौरा था, और उसके बाद तुरंत उसके उपचार के लिए आगे कदम उठाएं। निकटतम जो मेडिकल फैसिलिटी है, निकटतम एक्सपर्ट है, उससे मिलें, उसका डायग्नोसिस कराएं और उसका समय रहते ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि समय रहते ट्रीटमेंट कराने से क्या होगा कि ब्रेन डैमेज मिनिमाइज हो जाएगा, और ब्रेन डैमेज मिनिमाइज होगा तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंट्स को कई बार मालूम भी नहीं होता, जिनको मिर्गी के दौरे होते हैं और ख़ास करके जिनको छोटी मिर्गी होती है, माइनर एपिलेप्सी, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर हैंग हो गया, तो उस व्यक्ति के परिवार वालों को या टीचर्स को कई बार मालूम ही नहीं होता है कि इसको ये एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा है। वो कहते हैं, टीचर आके घर में शिकायत करती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि साहब ये तो है ना ध्यान ही नहीं देता, और ध्यान ही नहीं देता, और हर पीरियड में या दिन में 1-2 बार इसको ऐसा हो जाता है कि ये बेध्यान हो जाता है, बिना ध्यान के हो जाता है। अब वो टीचर भी बेचारे को तो लपट लगा देता है, घर वाले भी लपट लगा देते हैं, बच्चा और परेशान, जबकि उसको है एपिलेप्सी। वो खुद से जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, सडनली बीमारी की वजह से वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो परीक्षा स्कूल में ध्यान नहीं दे रहा है, ट्यूशन में ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसको माता पिता को इस चीज़ को पहचानना अति आवश्यक है, और टीचर्स को भी बताना अति आवश्यक है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो अगर वो ऐसा ब्लैंक होता है तो हमें जानकारी दीजिए, ताकि हम लोग उसका मेडिकेशन प्रॉपरली कराएं, और अगर मेडिकेशन चल रहा है तो हम
उसका मेडिकेशन डॉक्टर के पास जाके एडजस्ट कराएं। सो यू शुड टेल द टीचर्स ऑल्सो कि ये इसको मिर्गी ही है, ये ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा बात नहीं है। एपिलेप्सी छूत की बीमारी नहीं है। सबसे मेन बात एक जो भ्रांति है कि अरे इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया और भी किसी को पड़ जाएगा, मैं इसके साथ रहूँगा तो मुझे भी पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। एपिलेप्सी छूत की बीमारी नहीं होती है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा है। मेरे छोटे भाई को एपिलेप्सी थी जब वो छोटा था। आई हैव सीन दोज अटैक्स एंड जब वो 5-7 साल का था एंड देन ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग, फिर SVNIT से उसने बीटेक किया, उस टाइम REC हुआ करता था, और MTech किया और आज अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। तो मेरे घर में ये उदाहरण है। एपिलेप्सी से आपके मेंटल इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जीता जाता उदाहरण मेरे घर में है। एपिलेप्सी मेरे भाई को थी, मुझे नहीं है, तो छूत की बीमारी भी नहीं है। तो ये दो बहुत क्लियर मैसेजेस जो है मैं आपको देना चाहता हूँ कि समय रहते अगर ट्रीटमेंट करा लिया जाए तो इंटेलिजेंस पे फर्क नहीं पड़ता, छूत की बीमारी नहीं है। ये एक मानसिक रोग भी नहीं है। एपिलेप्सी इज नॉट ए मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां आती हैं। एपिलेप्सी एक सामान्य रोग है, डायबिटीज की तरह, ब्लड प्रेशर की तरह, अस्थमा की तरह, हार्ट की तरह। तो ये एक सामान्य रोग है जिसका हवा बना दिया गया है। पहले पुराने ज़माने में जो लिटरेचर आता था कि लोग मानसिक रोग और एपिलेप्सी को कंबाइन कर देते थे कि ये पागल हो गया। अब ये जो पागलपन है वो पागलपन एक स्टिग्मा बन के रह गया, और वो पागलपन का स्टिग्मा हर एपिलेप्टिक के साथ में अनफॉर्चुनेटली चिपक गया है। एपिलेप्सी मतलब पागल, मानसिक है, ये तो मानसिक रोग नहीं है। कृपया करके एक एपिलेप्टिक पेशेंट को ये दर्जा भूल के भी मत दीजिएगा। आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार करेंगे अगर एपिलेप्टिक को आप एक सामान्य रोगी की तरह देखेंगे और उससे बातचीत करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो दैट वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज यू कैन डू टू हिम। ज़्यादातर लोग जिनको एपिलेप्सी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट डाई बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी। ये रोग ऐसा नहीं है कि जिससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। एंड एपिलेप्सी अगर समय रहते ट्रीट करी जाए, अगर एपिलेप्टिक अटैक में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्रेन में कम ना हो तो ब्रेन को कोई डैमेज भी नहीं पहुंचता है। तो ये सारी जो भ्रांतियाँ और मिथ्या है समाज में, वो हमको दूर करनी है। उसी का एक छोटा सा प्रयास आज इस सेमिनार के रूप में हम कर रहे हैं। तो ये भ्रांतियाँ आपके दिमाग से भी मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली दूर हो जाए। अब एपिलेप्सी के क्या कारण होते हैं? 70% केसेस में एपिलेप्सी में हमको कोई ब्रेन में खराबी नहीं मिलती है। सिर्फ कुछ सर्किट्स होते हैं जो एक्सेसिवली फायर कर रहे हैं, ज़्यादा बिजली निकल रही है उन सर्किट्स में से। ब्रेन जो है हमारा एक कंप्यूटर है और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सर्किट्स हैं इसके अंदर। अगर हमारे ब्रेन जितना कंप्यूटर किसी को बनाना है, ब्रेन में इस 1.25 किलो के ब्रेन में जो इतनी छोटी सी खोपड़ी में भगवान ने, कुदरत ने बना के रख दिया है, वैसा कंप्यूटर अगर हमको बनाना है तो आपको कितनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए मालूम है? इस माहेश्वरी भवन जैसी 25 बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, 25 बिल्डिंग्स लाइक दिस माहेश्वरी भवन, तो भी शायद सारे सर्किट उसमें एडजस्ट ना हो पाए। इतने सर्किट्स हैं हमारे ब्रेन में। तो वो ब्रेन का सर्किट जब एक्सेसिवली फायर करता है तो एपिलेप्टिक एक्टिविटी निकलती है। पर वो सर्किट हमको अभी तक साइंस वहाँ तक नहीं पहुँचा कि उस सर्किट को देख पाए। हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ग्राफ से, जो ब्रेन का ग्राफ होता है, EEG निकालते हैं। जैसे हार्ट के लिए हम ECG निकालते हैं, पता पड़ता है हार्ट अटैक आ गया, वैसे ही ब्रेन के लिए एक ग्राफ निकाला जाता है, EEG बोलते हैं। वो EEG एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पकड़ लेता है और ये भी बता देता है कि ब्रेन के इस एरिया से आ रही है। लेकिन जब हम उसका MRI करते हैं तो पता लगता है कि उस MRI में तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई उसमें गड़बड़ ब्रेन की बनावट में नहीं है, वहाँ कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है, वहाँ कोई TB का असर नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है। तो 70% केसेस में कोई भी कारण नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी। और बाकी 30% केसेस में कारण होते हैं। क्या कारण हो सकता है? ब्रेन में चोट लग जाए, चोट लगने के बाद
जो डैमेज है ब्रेन का, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जनरेशन अलग प्रकार का होता है। ब्रेन ट्यूमर में एपिलेप्सी आती है। ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन के बाद एपिलेप्टिक एक्टिविटी जनरेट होती है। अगर बर्थ के टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो कई बार बच्चे पैदा होते हैं, लेट होते हैं, उनको कांच की पेटी में रख दिया जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्रेन को चोट पहुंचती है। ऐसे बच्चों को अक्सर एपिलेप्सी होती है। मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ वो लोग थोड़े मानसिक रूप से उनका विकास कम होता है, लेकिन मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। और अगर ब्रेन की बनावट, जो ब्रेन का आर्किटेक्चर है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो उसकी बनावट में कुदरती ही कोई गड़बड़ हो तो भी एपिलेप्सी हो सकती है। तो 30% लोगों में कारण मिलता है, 70% लोगों में कोई कारण नहीं मिलता। मिर्गी के प्रकार ये मैंने आपको बताई दी। एक जनरलाइज सीजर है, एक पार्शियल सीजर होता है जिसमें ब्रेन का खाली एक भाग इफेक्ट होता है ज़्यादा से, और उसके अलग से लक्षण दिखाई देते हैं। मैं एक वीडियो छोटा सा बताऊंगा आपको। ये मिर्गी के दौरे के लक्षण होते हैं, बड़ी मिर्गी के मैंने आपको बताई दी। आवाज़ निकलती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, 1 से 3 मिनट तक रहता है और उसके बाद धीरे धीरे होश में आता है। दिस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड। जो छोटी मिर्गी होती है, जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताया, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, है ना, दैट विल टेल यू कि ये क्या होता है। इसको ध्यान से देखिए, 1.5-2 मिनट का वीडियो। इस बच्ची का हैंग हो जाएगा, एकदम ब्रेन हैंग हो जाएगा। देखो, सामने देखो, इधर देखो, मेरी तरफ। देखा, ये हैंग हो गया इसका ब्रेन। अंबिका, नो रिस्पॉन्स। अंबिका, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हे अंबिका, कंप्यूटर हैंग। बस ये ठीक हो गई। अंबिका, कैसी है? अच्छी हूँ। अच्छी है? She is normal, है क्या ना? हो गया था? कुछ नहीं। कुछ नहीं, पता नहीं तेरे को? क्या हुआ था? तू सांस ले रही थी जोर जोर से? हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? पता चला क्या हुआ था? हैं? चलिए, ये आपने देखा कैसे सांस लेते लेते सडनली एकदम वो ब्लैंक हो गई एंड शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग। मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही है इस सवाल का, बिकॉज उसके ब्रेन में एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने लग गई और ये एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने की वजह से वो ब्लैंक हो गई। तो ये इस तरह की एपिलेप्सी बच्चों में कॉमन होती है और यही शिकायत टीचर घर वालों को करती है कि बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं देता। बच्चा तो ऐसा ब्लैंक हो रहा है, उसको एपिलेप्टिक अटैक्स आ रहे हैं, तो बेचारा ध्यान कहाँ से देगा। और थोड़े कड़क टीचर और माँ बाप होते हैं तो उसको बेचारे को ठुकाई हो जाती है उस बच्चे की। सो दिस नीड्स टू बी टोल्ड टू द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट्स एंड द टीचर्स ऑल्सो। सो ये जो चीज़ है ये छोटी मिर्गी होती है। एक उदाहरण देखा आपने। अब अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ भी जाता है, थैंक यू, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ भी जाता है तो प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड में हमको क्या करना है? सबसे पहला तो अगर उसके साथ आप खड़े हो तो पहले तो आप शांत रहो। आप शांत रहोगे तो ही आप उपचार दे पाओगे। जब भी आप फ्लाइट में जाते हो तो आपको एयर होस्टेस हमेशा क्या बोलती है कि ऑक्सीजन मास्क अगर लटक जाता है ऑक्सीजन की कमी से तो पहले अपना मास्क लगाइए, बाद में दूसरे को मास्क लगाइए। ये हम हर बार सुनते हैं। वही चीज़ एपिलेप्टिक अटैक में, अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक हुआ तो आप शांत रहिए और देन थिंक हाउ यू कैन हेल्प द पेशेंट।
अगर पेशेंट को बड़ी मिर्गी आती है तो सबसे पहले तो उसको सेफली आप करवट पे लिटा दीजिए। अगर आप उसको गिरने से बचा सकते हैं तो पकड़ लीजिए ताकि गिरने से उसको चोट ना लगे। अगर आप मौजूद हैं वहाँ पे उसको पकड़ लीजिए और धीरे से उसको ज़मीन पे लेटा दीजिए और करवट पे लेटाना है, उसको सीधा नहीं लेटाना है। उसका क्या कारण है? एपिलेप्टिक अटैक के बाद में कई बार उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग अगर किसी को होती है तो जो वॉमिटिंग में निकलेगा हमारा पेट का जो भी कंटेंट्स हैं वो बाहर अगर नहीं निकलते तो वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, फूड पाइप से निकलते हैं और लंग्स में चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन। और लंग्स में जाते ही सबसे बड़ी जो गड़बड़ होती है, खतरा होता है, वो होता है निमोनिया होने का। और लंग्स में जाते ही सांस में व्यवधान आता है, ऑक्सीजनेशन की कमी होती है, उससे ब्रेन को और ज़्यादा डैमेज होता है। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग इज आपको पेशेंट को धीरे से ज़मीन पे रख के, ग्राउंड पे रख के करवट पे सुलाना है। करवट पे सुलाते ही क्या होगा कि अगर वॉमिटिंग होती भी है तो वो ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से साइड में निकल जाएगी। सो उसके लंग्स में वो जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो नहीं निकलेंगे। और आसपास की चीज़ों को दूर कर दीजिए ताकि किसी को उस पेशेंट को चोट ना लगे, क्योंकि पेशेंट ऐसे ऐसे झटके मार रहा होगा तो हो सकता है उसके पैर किसी चीज़ से टकरा जाए, उसके हाथ किसी चीज़ से टकरा जाए, ज़मीन से उसका सर टकरा जाए। तो संभव हो तो उसके सर के नीचे हाथ रखिए ताकि उसके सर को चोट ना लगे, या कोई कुशन या गद्दा वगैरह है तो उसके सर के नज़दीक या सर के नीचे रख दीजिए टू प्रोटेक्ट एनी इंजुरी टू हिज हेड। फिर जब बड़ी मिर्गी होती है तो 2-3 मिनट तक पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, फिर धीरे धीरे वो कॉन्शियस आता है, कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो जब कॉन्शियसनेस में आता है तो तब तक आप उसके साथ रहिए और कोशिश करिए कि उसके जेब में, इन यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी एपिलेप्टिक्स हैं, मेजॉरिटी को ये सलाह दी जाती है कि आप एक कार्ड अपने पॉकेट में रखिए या वॉलेट में रखिए जिस पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और आपका बीमारी का नाम लिखा हो। हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि अपनी जानकारी में अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है तो उसके वॉलेट में या उसके पॉकेट में ऐसा एक छोटा सा आईडी कार्ड टाइप का या कोई बीमारी की जानकारी देता हुआ एक कार्ड ज़रूर रखिएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बीमारी का नाम एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर से फिर आगे आप उसको मेडिकल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो कार्ड ढूंढिए। अगर आप संतुलित हैं और थोड़ा भी समय मिलता है तो आपके मोबाइल में उस अटैक को डॉक्यूमेंट करिए, वीडियो उतारिए उसका, ताकि जब डॉक्टर के पास जाएं तो पता लगेगा हाँ ये किस टाइप एपिलेप्सी है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, पेशेंट आया साहब मिर्गी का दौरा पड़ गया। अब मिर्गी का दौरा जब तक आई विटनेस हमको नहीं बताता कि किस टाइप का दौरा है, हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है ये पता लगाना कि विच टाइप ऑफ एपिलेप्टिक अटैक इज दिस। तो अगर डॉक्यूमेंट कर सकें आप उस चीज़ को तो बहुत ही बेहतर होगा अपने वीडियो में, तो वो डॉक्यूमेंट करिए। और बहुत एक बड़ी चीज़ है जो मैं इस टाइम, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट एड, जो कॉमन सवाल पेरेंट्स का या केयर गिवर्स का होता है, क्या ये पेशेंट ड्राइव कर सकता है, क्या स्विम कर सकता है। हमारे यहाँ अभी तक एपिलेप्टिक्स के लिए कोई स्टेट गाइडलाइंस नहीं है कि वो कितने टाइम के बाद ड्राइविंग कर सकता है। ड्राइविंग इज नो फॉर एपिलेप्सी, बट इन यूएस एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गाइडलाइंस कि इतने टाइम के बाद में पेशेंट ड्राइव कर सकता है। यू कैन अलाउ द एपिलेप्टिक टू ड्राइव। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो गवर्नमेंटल गाइडलाइंस एज सच, बट over years of experience and consensus statements among the leading neurologists in the country and with personal experience, we have come to a conclusion that 3 months of no driving is a very safe period. अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू किया पेशेंट को और 3 महीने तक उसको कोई एपिलेप्टिक अटैक नहीं आया तो विथ प्रिकॉशंस, 2 व्हीलर है तो हेलमेट, 4 व्हीलर है तो बेल्ट लगा के विथ प्रिकॉशंस पेशेंट ड्राइव कर सकता है। आप एक ट्यूशन जाते हुए बच्चे को ड्राइविंग करने से नहीं रोक सकते, वो 2 व्हीलर लेके ट्यूशन जाएगा ही,
एक यंग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव व्यक्ति है, फैक्ट्री में जा रहा है, आप उसको गाड़ी चलाने से नहीं रोक सकते, कैसे जाएगा वो काम पे? इकोनॉमिकली हैंडीकैप हो जाएगा अगर आप ड्राइविंग मना कर दोगे तो 3 months इज ए रिलेटिव सेफ पीरियड। ये हमारे न्यूरोलॉजिक एसोसिएशन का कंसेंसस स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं है, बट दिस इज ए सेफ कंसेंसस स्टेटमेंट। हम लोग जो प्रैक्टिस में रूटीनली करते हैं। स्विमिंग इज ए स्ट्रिक्ट नो, स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है, क्योंकि अगर स्विमिंग करेगा बच्चा और आप अटेंडेंट भी है लेकिन आधा मिनट भी आपका ध्यान इधर उधर हो गया, वो अंदर चला गया, डूब गया, पानी नाक में से होते हुए लंग्स में चला गया, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज। तो स्विमिंग नहीं करानी है, ड्राइविंग करा सकते हैं। दूसरी एक भ्रांति जो फर्स्ट एड के समय होती है, लोग बाग जूता सूंघा देते हैं, चप्पल सूंघा देते हैं, प्याज सूंघा देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। मुंह में कुछ ठूसना भी नहीं है। कोई चम्मच डाल देता है, क्यों डालता है कि साहब वो ज़बान कट जाती है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ करवट पे लेटाना है, न जूता सूंघाना है, न प्याज सूंघाना है, क्योंकि एपिलेप्टिक अटैक स्वतः ही 1 से 2 मिनट के अंदर बंद हो जाता है, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं सूंघाना, अपने आप बंद हो जाएगा। आपको भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बहुत सारी सलाह मिलती है, पर सलाह नहीं मानना। एंड दिस आर द एसेंशियल फर्स्ट एड्स डूज एंड डोंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट के बच्चे के मुंह में कुछ ठूसना नहीं है, न चम्मच डालना है, न कुछ डालना है, उसको खाली करवट पे लेटाना है। उसको दबा के भी मत रखिए, वो अगर झटके मार रहा है तो उसको खाली करवट पे लेटाइए, क्योंकि अगर आप दबा के रखेंगे तो एपिलेप्टिक अटैक का कई बार फोर्स मसलर कॉन्ट्रैक्शन का इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको दबाएंगे तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, और कुछ केसेस में शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है या बोन्स भी टूट जाती हैं। वर्टिब्रल हमारे जो मणके हैं, दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी, वो भी पिचक जाते हैं, कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। तो रिस्ट्रेन मत करिए, पेशेंट को खाली करवट पे लेटाइए, उसको दबाइए मत। अगर हिल रहा है तो हिलने दीजिए, क्योंकि वो हिलन चलन जो है वो 1-2 मिनट में खुद ब खुद ही बंद हो जाने वाली है। और एपिलेप्टिक अटैक बंद होते ही कई लोग बोलेंगे अरे पानी पिला दो, अरे जूस पिला दो, अरे मुंह में शक्कर डाल दो। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जैसे उसको होश आएगा, ग्रेजुअली पेशेंट अपने आप धीरे होश में आके वो ही विल रिकवर। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है। सो फर्स्ट एड में ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर मिर्गी का दौरा आपके सामने आता है तो कब आपको उसको एज ए इमरजेंसी करके ट्रीट करना है और इमरजेंसी मेडिकल एड उसके लिए आपको लेनी है। अगर वो पहला दौरा है तो आप फैमिली मेंबर है, यू नो कि पास्ट में कुछ नहीं हुआ है, एपिलेप्टिक अटैक आया, इमीडिएटली आपको उसको एज ए इमरजेंसी ही कंसिडर करना है। आपको उसको जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है। अगर लगातार दौरे पड़े, 5 मिनट तक नॉन स्टॉप दौरे पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब खतरे की घंटी, खतरे की घंटी। क्योंकि अगर लगातार दौरे पड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपके ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में कम होने लगता है। लगातार दौरे पड़ने से वॉमिटिंग होके पेशेंट, जैसे मैंने बताया, लंग्स में स्टमक कंटेंट्स जाके एस्पिरेट करने लगता है। तो ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा तो ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज होने की संभावना रहती है। तो दैट इज़ ए इमरजेंसी। अगर पेशेंट को चोट लग गई, वो जोर से गिर गया, सर से खून निकल रहा है, कुछ आपने ऑब्वियस देख गया कि किसी वाहन से टकरा गया एपिलेप्टिक एक्टिविटी की वजह से, उसका कहीं फ्रैक्चर हो गया, दैट इज़ ए इमरजेंसी। सीजर्स ऑकरिंग इन वाटर, जैसे मैंने बताया, स्विमिंग कर रहे हैं और स्विमिंग के दौरान अचानक से उसको फिट्स पड़ गया तो वो इमरजेंसी है, तुरंत पूल में से निकालिए, भागिए डॉक्टर के पास। और अगर आपने देखा कि फिट्स तो बंद हो गए लेकिन उसके बाद पेशेंट की सांस नहीं आई है वापस, वो भी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी। इसका मतलब उसको मोस्ट लाइकली कार्डियक अरेस्ट हो गया है ड्यूरिंग द सीजर एक्टिविटी, एपिलेप्टिक एक्टिविटी के दौरान उसका हार्ट अरेस्ट हो गया है। इसको हम बोलते हैं सडन डेथ इन एपिलेप्सी। बहुत ही रेयर होता है, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है। अगर सांस आपने देखा कि नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली उसको हार्ट का पंपिंग करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आपको शुरू करनी है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज CPR। ये छोटी मिर्गी का वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट आर द सीजर ट्रिगर्स और प्रेसिपिटेंट्स।
कोई मिर्गी वाला व्यक्ति है तो उसको मिर्गी नॉन पेशेंट है तो क्या क्या चीज़ें उसको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ों से बचना है ताकि उसको दोबारा मिर्गी का दौरा नहीं आए। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा वो बच्ची क्या कर रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी, शी वॉज हाइपर वेंटिलेटिंग। तो जोर जोर से सांस लेने के बाद में उसको एपिलेप्टिक एक्टिविटी ट्रिगर हो गई। आपने देखा वो एपिलेप्टिक अटैक जो था वो सांस लेने के बाद एकदम से उसने 15-20 मिनट सांस ली जोर जोर से और फिर एपिलेप्टिक एक्टिविटी उसको ट्रिगर हो गई। तो जोर जोर से सांस नहीं लेनी। हमारे योग अभ्यास और योग साधना करने वाले कई जो बंधु हैं वो हमेशा ये पूछते हैं कि साहब इसको अनुलोम विलोम कराएं, इसको हाइपर वेंटिलेशन कराएं। ये जो प्राणायाम है इट इज सॉर्ट ऑफ डीप ब्रीदिंग हाइपर वेंटिलेशन। तो फॉर एपिलेप्टिक्स इट इज ए स्ट्रिक्ट नो। आपको एपिलेप्टिक्स को कोई हाइपर वेंटिलेशन वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करानी है बिकॉज इट कैन ट्रिगर एपिलेप्सी। ये चीज़ मेन जो आपको ध्यान रखनी है। फ्लैशिंग लाइट्स, बच्चे जो होते हैं जिद करते हैं, एपिलेप्टिक्स होते हैं, आप कैसे रोकोगे? भाई पार्टी में जाएगा, होटल में जाएगा, कहीं भी जाएगा। जब डिस्कोथेक की फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं वो फ्लैशिंग लाइट्स एक बहुत बड़ा ट्रिगर होती है एपिलेप्सी के लिए। तो उन फ्लैशिंग लाइट्स को अवॉइड करना है आपको, तो क्योंकि फ्लैशिंग लाइट से एपिलेप्सी ट्रिगर होती है। और इसी का एक डे टू डे जो उदाहरण है, आपको एपिलेप्टिक्स को नाइट ड्राइविंग नहीं करने देना है। नाइट ड्राइविंग क्यों नहीं करने देना? स्पेशली ऑन द हाईवेज, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही है, स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं, उसका फ्लैश, अगर ड्राइवर एपिलेप्टिक है तो उसके आंखों पे लगातार एवरी मिनट 8 और 10 व्हीकल्स पास हो रही हैं और आपको हर बार आपके आंखों पे फ्लैश पड़ रहा है। तो ये जो फ्लैशिंग लाइट्स हैं ये एपिलेप्सी को ट्रिगर करती है, एपिलेप्टिक अटैक को ट्रिगर करती है। तो फ्लैशिंग लाइट से दूर रहना है। जो हमारे गीत संगीत के प्रोग्राम होते हैं शादियों में, ब्याहों में, उसमें उस गीत संगीत के प्रोग्राम में जो एपिलेप्टिक पेशेंट है उनको बिल्कुल पीछे बिठाना है, उनको एकदम लास्ट लाइन में। वो फ्लैशिंग लाइट से दूर होने चाहिए, फ्लैशिंग लाइट्स के बगल में नहीं होने चाहिए। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो। फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एपिलेप्टिक अटैक आपका नॉन एपिलेप्टिक में प्रेसिपिटेट हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिकेशन मिस करना। अगर आपके दवाई चल रही है तो उसको मिस मत करिएगा, कभी भी दवाई बंद नहीं करनी है। नींद आपकी हमेशा पूरी होनी चाहिए। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज कंपल्सरी इन एपिलेप्टिक पेशेंट्स। नाइट में समय से सोएं, समय से उठें। ऐसा नहीं कि एक दिन रात में 1 बजे सोए और अगले दिन 5 बजे उठ जाएं, एक दिन 10 बजे सोएं और 8 बजे उठें। सो यू हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर स्लीप हाइजीन। आपका सोने का और जगने का जो समय है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कम से कम 7 घंटे की नींद निकालनी है। अल्कोहल और ड्रग्स, इनसे दूर रहना है। हार्मोनल चेंजेस के दौरान एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, स्पेशली जब यंग गर्ल्स पीरियड्स में होती हैं। तो बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं पीरियड्स के दौरान, तो कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जो पीरियड्स के दौरान प्रेसिपिटेट होती है। तो मदर्स नीड टू बी अवेयर। माताओं को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अगर बच्ची पीरियड में है तो शायद उसको एपिलेप्टिक अटैक प्रेसिपिटेट हो, तो इसलिए उनको अपने बच्चे को पहले ही बता देना है। दे शुड टेल देयर डॉटर्स कि अगर कुछ हो तो लेट अस नो इमीडिएटली। उसको प्रिवेंट करने की भी दवाइयाँ आती हैं, बट ये जानकारी माताओं को रहना आवश्यक है, वो अपने बच्चियों को इस चीज़ का बता सकते हैं। ओवर एक्सर्शन, इम्प्रॉपर मील टाइमिंग्स, ये सारे रूटीन प्रिकॉशंस हैं, बट जो मेन प्रिकॉशंस हैं वो मैंने आपको बता दिया। अवॉइड फ्लैशिंग लाइट्स, अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन, दवाई मिस नहीं करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना। पीरियड्स के टाइम पे यंग गर्ल्स अगर एपिलेप्टिक्स हैं वो तो उनको उसकी जानकारी देना। एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा इमोटिव इशू, सोशल इशू इन विमेन विथ एपिलेप्सी। हर महीने मैं कम से कम 2 या 3 गर्ल्स को देखता हूँ हु आर ऑफ मैरिजेबल एज, एनीवेयर बिटवीन 20 to 25, लॉन्ग टर्म एपिलेप्टिक्स या रिसेंटली डायग्नोस्ड एपिलेप्टिक्स। हर माता पिता का सवाल यही होता है कि साहब हम इसकी शादी कर दें। बिल्कुल, शादी की उम्र हो गई,
पढ़ाई पूरी हो गई, आपका अगर सामाजिक वो है कि इस उम्र में इस टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, तो यू कैन गेट दैट गर्ल मैरिड। और उनको ये हम स्ट्रेस करके बताते हैं कि कोई भी एपिलेप्टिक पेशेंट, लड़का या लड़की, आइदर दे कैन लीड ए नॉर्मल मैरिड लाइफ। एपिलेप्सी आपके मैरिड लाइफ में कोई भी व्यवधान नहीं खड़ा करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, जो एक भ्रांति परिवारों में होती है, घर के बुजुर्गों में होती है, सब शादी तो कर देंगे पर क्या प्रेगनेंसी रखी जा सकती है? यस, 100% रखी जा सकती है, क्योंकि एपिलेप्सी से प्रेगनेंसी में कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान किससे होता है? एपिलेप्सी की दवाइयों से होता है। पुराने ज़माने में एपिलेप्सी की दवाइयाँ जो थी, जो प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचा सकती थी बच्चे को, बट विथ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड द न्यू ड्रग्स कमिंग इन, हमारे पास कुछ ऐसी इतनी बढ़िया दवाइयाँ हैं जो कि प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में भी अगर हम देते हैं तो वो दवाइयाँ बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। सो प्रेगनेंसी का जो रिस्क था कि शायद बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, वो पहले था जब शुरू में, आज से 25-30 साल पहले हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं थी, बट अब ऐसा कोई रिस्क नहीं है। वी हैव गुड सेफ ड्रग्स which can be given if the lady is pregnant. क्या ये व्यक्ति जॉब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एपिलेप्टिक व्यक्ति, मैंने जब आपको बताया, उदाहरण दिया, जॉन्टी रोड्स क्रिकेट खेल सकता है, तो सामान्य व्यक्ति जॉब क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, सिर्फ दवाइयाँ लेनी है। और जॉब की जगह में वो जब जाए तो अपने कलीग को बताए कि यस आई एम एपिलेप्टिक, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये दवाई रखी हुई है। अपने एम्प्लॉयर को बताए कि मुझे एपिलेप्सी है, तो अगर संभव हो तो मुझे डेंजरस मशीनरी से दूर रखो। डेंजरस मशीनरी से दूर रखना ज़रूरी है। हाइट्स पे काम अगर वर्कर कर रहा है तो सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करें। तो ये सारी जो रूटीन प्रिकॉशंस हैं वो लेना ज़रूरी है। अगर ऑफिस जॉब है, क्लरिकल जॉब है, कंप्यूटर प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट है, तो कोई डेंजरस मशीनरी नहीं है। लेकिन वी आर इंडस्ट्रियल टाउन, हम लोगों के यहाँ डाइंग मिल्स हैं, प्रिंटिंग मिल्स हैं, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज हैं। वहाँ एपिलेप्टिक पेशेंट अगर आपके पास है और ना करे नारायण किसी वर्कर को अगर एपिलेप्टिक अटैक आ जाए और वो मशीन में फंस जाए और बड़ी कैजुअलिटी हो जाए, तो दैट इज़ ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेडेक फॉर द ओनर ऑफ दैट इंडस्ट्री। सो यू हैव टू एनकरेज दिस इन योर वर्कर्स ऑल्सो। यू आर एम्प्लॉयबल, वी एग्री, वी विल एम्प्लॉय यू, बट देन उनको ध्यान रखिए कि हैवी मशीनरी या इससे उनको प्रिकॉशन रखें और उनको थोड़ा दूर रखा जाए। उनको ऐसा जॉब दिया जाए कि हैवी मशीनरी, रनिंग मशीनरी से दूर रहे। दूसरा बहुत बड़ा इशू और बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम हमारे बच्चे की शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं, कई स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, उनके पेरेंट्स आके मेरे से पूछते हैं कि साहब हमारे समाज में तो अगर हमने बता दिया कि बच्चे को एपिलेप्सी है तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। तो ये जो मेंटालिटी है ये दूर करना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में किसी बच्चे का संबंध चल रहा है, ये सब लड़के वाले माता पिताओं से कह रहा हूँ मैं, लड़की वालों से नहीं, लड़के वाले माता पिताओं से कह रहा हूँ। आपके घर में किसी के संबंध की बात चल रही है और अगर कोई ऐसा संबंध आए जिसको वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्सी है, या वो आपको बताते हैं कि हाँ इस बच्ची को फिट्स आते हैं लेकिन वेल कंट्रोल्ड है, तो उस प्रपोजल को ओपन माइंडेडली अप्रोच करिए। हाँ, अपने तौर पे तहकीकात करिए, उसकी फ़ाइल मंगाइए मेडिकल की, आपके लेवल पे आपके कंसल्टेंट्स को वो फाइल दिखाइए कि ये कंट्रोलेबल है या नहीं है, बट उसको उस बच्ची के लिए या उसके परिवार के लिए स्टिग्मा मत बनाइए कि नहीं ये एपिलेप्टिक है, ये मानसिक है, हम इसको शादी नहीं कर सकते। अगर परिवार अच्छा है, बाकी सब आपके पैरामीटर्स के मुताबिक सब कुछ सही है, तो एपिलेप्सी इज़ नॉट ए कंडीशन विच शुड टेल यू टू रिजेक्ट द प्रपोजल। ये बहुत बताना ज़रूरी है, क्योंकि एपिलेप्सी इज ए ट्रीटेबल डिसऑर्डर। जैसे मैंने पहले कहा, 3 साल में की दवाइयों के बाद 70% लोगों की एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। तो हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जिसमें तो लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं,
उससे तो बहुत अच्छा है, 3 साल की दवाइयों में सब कुछ बंद हो जाता है। मच बेटर डिजीज देन डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। तो अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो आपको बहुत खुले दिमाग से उस चीज़ को अप्रोच करना है। एपिलेप्टिक्स कैन गेट मैरिड एंड दे कैन लीड इन नॉर्मल मैरिड लाइफ। और यही चीज़ लड़कियों के माता पिता को भी अप्लाई करती है कि लड़का एपिलेप्टिक है। हमारा समाज कुछ पुरुष प्रधान सदियों से चला आ रहा है, तो लड़के को कुछ होता है तो मान लिया जाता है नहीं एवरीथिंग इज ऑलराइट, वो तो है, ठीक है, लड़की को रहना है। लेकिन द टाइम्स आर चेंजिंग। आज हर लड़की पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़ी है। वो भी ये चाहती है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मतलब मेरे से कुछ ना छुपाए। और बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डॉक्टर हमारी ये एपिलेप्सी काउंसलिंग में हम लोगों की होती है कि हमको उनको काउंसल करना पड़ता है कि यस यू कैन गेट मैरिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे आप इस रिश्ते में जा सकते हैं। सो एपिलेप्सी इज नॉट ए नो टू मैरिज एंड प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये खाली आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। फेमस पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री, एपिलेप्टिक्स, नेपोलियन बोनापार्ट मिर्गी के दौरे से प्रताड़ित, पूरी यूरोप पे कब्जा कर लिया उसने। अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम से नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल वाज एपिलेप्टिक। टॉनी ग्रेग, क्रिकेट का कैप्टन, इंग्लिश क्रिकेट टीम का कैप्टन इन द 1970s, वेरी फेमस क्रिकेटर एंड नाउ ए कमेंटेटर। जॉन्टी रोड्स का मैंने आपको उदाहरण दिया। लेनिन वाज एपिलेप्टिक। शेफाली जरीवाला, सूरत की गर्ल, उसने पब्लिकली शी हैज एक्सेप्टेड दैट शी इज एपिलेप्टिक। कांटा लगा फेम की जो कांटा लगा हमारा सॉन्ग है, उसकी जो गर्ल है, शी इज एन एपिलेप्टिक विच शी हैज सेड। अगाथा क्रिस्टी जो नॉवेल्स लिखती थी, फिक्शन थ्रिलर्स लिखती थी, शी इज एन एपिलेप्टिक। सो एपिलेप्सी जो है वो आपको आपके एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को अचीव करने से नहीं रोकता है। आपको यू कैन एक्सेल इन द फील्ड इफ यू वांट टू एक्सेल, वेदर यू हैव एपिलेप्सी और वेदर यू डोंट हैव एपिलेप्सी। एपिलेप्सी उस चीज को आपको रोकेगा नहीं। खासतौर को बच्चों के लिए, स्पेशली यंग बच्चों में एपिलेप्सी थोड़ी कॉमन होती है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, तो उनके लिए ये है कि कभी कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं एपिलेप्टिक बच्चों को, तो उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उनको रीलर्न करना पड़ता है, उनको काफ़ी सपोर्टिव होना पड़ता है, टीचर्स को भी बताना पड़ता है। सो यू शुड बी इन कम्युनिकेशन विद द टीचर्स एंड द स्कूल अथॉरिटीज़। एंड जो मेडिकेशंस हम देते हैं एपिलेप्सी के लिए, वो एपिलेप्सी की मेडिकेशन से कभी कभी ड्राउजीनेस होती है, नींद आती है। तो अगर बहुत ज़्यादा नींद आती है तो यू हैव टू टेल द डॉक्टर कि आप प्लीज़ इसके एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस एडजस्ट करिए, बच्चा स्कूल में बहुत ज़्यादा सोता है। ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो जिनका सिडेटिव इफेक्ट नहीं होता, तो हम उन दवाइयों पे उसको ले सकते हैं। दूसरा, जिन पेशेंट्स को एपिलेप्सी होती है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको आपको बूस्टअप करना पड़ता है। और बूस्टअप करने का सबसे बड़ा उदाहरण जो है, आप ये फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम जो मैंने आपको दिए, वो आप यू कैन टेल देम कि नेपोलियन ने पूरा यूरोप फतेह कर लिया, उसको एपिलेप्सी थी। यू कैन गिव सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो उससे सामने वाले को लगता है यस आई कैन ऑल्सो डू समथिंग, आई कैन डू इट बेटर। तो उसका जो लो सेल्फ एस्टीम है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, लास्ट स्लाइड, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मेडिकेशंस हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, लगभग 18 से 20 मेडिकेशंस हैं। वो सब मैं लिस्ट नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज पब्लिक अवेयरनेस टॉक। सो मेडिकेशंस के बारे में बताना, हर दवाई के बारे में बताने के लिए ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन दवाइयाँ आती हैं, इंजेक्शंस आते हैं, और इमरजेंसी के लिए नेजल स्प्रे भी आता है। वो हर एपिलेप्टिक परिवार में आपको वो नेजल स्प्रे अपने पास रखना चाहिए, ट्रैवलिंग के दौरान रखना चाहिए, कि अगर बाय चांस पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़े तो आप नेजल स्प्रे लेके नाक में डाल दें। 5 स्प्रे एक नाक में, 5 स्प्रे दूसरे नाक में, तो एपिलेप्टिक अटैक इमीडिएटली कंट्रोल हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। तो ये एपिलेप्टिक
ट्रीटमेंट का, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आपको वो स्प्रे हमेशा अपने पास रखना है। आप अपने डॉक्टर को बोलेंगे, वो आपको लिख के दे देगा, तो कीप दैट ऑलवेज विथ यू इन द स्कूल ऑल्सो, इन द प्लेस ऑफ वर्क एंड इन होम, तीनों जगह पे आप रखिएगा। बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके स्कूल टीचर को भी दे के रखिएगा कि ये इस बच्चे को दे देना है। एपिलेप्सी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, 3 साल जो कंसेंसस है कि 3 साल के ट्रीटमेंट के बाद 70% ऑफ द पेशेंट्स की एपिलेप्सी बंद हो जाती है। जब अगर 3 साल तक किसी को मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता है तो हम धीरे धीरे दवाइयाँ बंद करना शुरू करते हैं। पहले EEG करते हैं उसका, EEG कर अगर नॉर्मल आता है तो हम उसका एपिलेप्सी की दवाइयों का डोज धीमे धीमे बंद करने लगते हैं और फिर उसको बंद करते हैं। तो 70% केसेस में दवाइयाँ हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, 30% केसेस में लाइफ लॉन्ग चलती हैं। और अगर चलने वाली लगती हैं तो वो किस टाइप की एपिलेप्सी होती है? किसी को ब्रेन में बचपन में चोट लगी हो, किसी के ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी हुई हो, किसी के ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन में थोड़ा डैमेज रहा हो, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो उनको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं। ये आपको उनके रिलेटिव्स को शुरू से ही बता देना है। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू टेल द फैमिली ऑफ द पेशेंट। तो वो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि हाँ, ये एपिलेप्सी की दवाई लाइफ लॉन्ग चलेगी, तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाती है वो फैमिली। सर्जरी, कुछ एपिलेप्सीज ऐसे होती हैं जो कि सर्जरी से ठीक हो सकती हैं, एंड ये सर्जरीज किसी ज़माने में मेट्रोज़ में ही होती थी और आज की तारीख में हम लोग रेगुलरली अपने सूरत शहर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे भी न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन जाते हैं वहाँ पे ये सर्जरीज होती हैं। सारी एपिलेप्सीज की सर्जरी नहीं होती है, लेकिन कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जिनका सर्जरी करके परमानेंट इलाज, परमानेंट क्योर किया जा सकता है। वो आपको आपके कंसल्टेंट ही बताएंगे एपिलेप्सी सर्जरी से ये ट्रीटेबल है या नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट रिगार्ड्स द ट्रीटमेंट। छोटा सा एक लास्ट में जो मैं मिस कर गया, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एपिलेप्सी, EEG और MRI। हर एपिलेप्टिक पेशेंट को EEG और MRI कंपलसरी कराना ही पड़ता है। हो सकता है EEG रिपीटेडली भी कराना पड़े अगर डॉक्टर कहे तो। अगर वो बोलता है तो एपिलेप्टिक एक्टिविटी कितनी है, कितना प्रमाण है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, वो देखने के लिए बोलता है, तो उसको ज़रूर हमको करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट एपिलेप्सी। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है और ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ये जो ब्रेन है हमारा ह्यूमन, इसमें पॉइंटर है, जो ब्रेन का छोटा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग में। जो बड़ा मगज है, वो बड़ा वाला मगज जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये द होल थिंग, और ये वाला जो छोटा मगज है और इसके ऊपर बड़ा मगज है। तो बड़ा मगज इज मेंट फॉर थिंकिंग, इट इज मेंट फॉर लैंग्वेज, हमारे सोचने समझने की शक्ति सारी उससे कंट्रोल होती है। और इट इज़ लाइक ए टेलीफोन एक्सचेंज, जहाँ मिलियंस ऑफ सर्किट्स हैं। टेलीफोन एक्सचेंज में जैसे छोटे छोटे ICs होते हैं सब, और बाद में सारे सर्किट्स किस तरह से टेलीफोन एक्सचेंज से निकल के एक बड़ी केबल में निकलते हैं। अब तो टेलीफोन एक्सचेंजेस कम हो गए, मोबाइल आ गए, लेकिन जैसे सारे सर्किट हो तने जैसा है जिसके ऊपर पूरा हमारा ब्रेन फिक्स किया हुआ है। ये बड़ा ब्रेन इस छोटे मगज के ऊपर फिक्स किया हुआ है। तो भारत में ब्रेन डेथ की क्या डेफिनेशन है? अगर छोटा मगज काम करना बंद कर देता है, उसका कोई भी फंक्शनिंग नहीं दिखती है, तो वो ब्रेन डेथ कहलाता है। छोटे मगज की क्या फंक्शनिंग होती है? उसका नाम छोटा मगज है लेकिन काम बड़े इंपॉर्टेंट करता है। हमारा जो सांस लेने का सेंटर है वो ब्रेन के इस एरिया में होता है, पॉन्स बोलते हैं और इसको मेडुला बोलते हैं। जो लंग्स को फुलाने वाली मसल्स होती हैं, उन मसल्स को एक्टिवेट होने का सिग्नल यहाँ से जनरेट होता है। अगर ये ब्रेन का एरिया डैमेज हो गया तो वो सिग्नल ही जनरेट नहीं होगा, तो सांस लेना खत्म। हमारे हार्ट को कंट्रोल करने वाला, हार्ट की रेट को कंट्रोल करने वाला जो सिग्नल होता है, जनरेटर, सिग्नल जनरेटर, वो भी हमारे इस एरिया में से, छोटे मगज में से निकलता है। तो वो अगर सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो हार्ट की जो दिल की धड़कन है वो बराबर नहीं होगी, वो बंद भी हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है,
चेतना का जो मेन सेंटर है, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो भी यहाँ से निकलता है, इधर से निकल के पूरा यहाँ तक नीचे तक रहता है। दैट इज कॉल्ड द RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो चेतना का जो मेंटेनर ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, दैट RAS इज इन दिस एरिया। तो सबसे अहम जो एरिया होता है वो ये ब्रेन स्टेम होता है। और ब्रेन स्टेम के फंक्शंस को असेस करने के लिए जो 4-5 टेस्ट्स होते हैं, वो टेस्ट हम करते हैं। और वो टेस्ट के बाद अगर हमको पता लगता है कि नहीं, इसमें एक भी टेस्ट में किसी प्रकार की हमको कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो हम उसको ब्रेन डेथ घोषित करते हैं। अब ब्रेन डेथ इज समथिंग जो समाज में एक्सेप्टेबल है। साहब हार्ट तो चल रहा है, सब लीवर तो चल रहा है, किडनी तो चल रही है, यूरिन तो बन रहा है, दिल तो धड़क रहा है, फिर डेथ कैसे हो गया? जो टेक्निकल डेफिनेशन ब्रेन डेथ की है वो ये है कि छोटा मगज ने काम करना बंद कर दिया। ब्रेन इज लाइक ए हार्ड डिस्क ऑफ आवर बॉडी। कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क होती है, अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खत्म हो गई तो मैं ये पॉइंटर लेके क्या करूँगा, ये माउस लेके क्या करूँगा, कीपैड लेके क्या करूँगा, मॉनिटर लेके क्या करूँगा? तो जो हमारा हार्ट है, किडनी है, ये सब कोई कीपैड है, कोई माउस है, कोई पॉइंटर है, कोई स्क्रीन है, लेकिन द हार्ड डिस्क इज द ब्रेन। सो इफ द ब्रेन इज नॉट वर्किंग, इफ द हार्ड डिस्क इज नॉक्ड आउट, आपकी बॉडी या आपकी बॉडी के रूप का जो कंप्यूटर है वो कभी भी वापस पहले जैसा चालू नहीं हो सकता। अगर मैं आध्यात्मिक रूप से इसको, कई बार जब पेशेंट्स के रिलेटिव्स नहीं समझते हैं हमारे से, टेक्निकल चीज़ उनको समझने में तकलीफ होती है मेनी टाइम्स, तो हाउ डू आई कन्विंस देम? और काफ़ी लोग कन्विंस भी हो जाते हैं कि ब्रेन डेथ है, मतलब इस शरीर से जो आत्मा है वो निकल के परमात्मा के पास चली गई है। अब ये जो शरीर रूपी वस्त्र है आपके पास यहाँ है, उस शरीर रूपी वस्त्र को हम वेंटिलेटर से, मशीनों से, बीपी की दवाइयों से जितना समय रखना चाहें हम रख सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो चुकी है। इस तरह का जब हम एक्सप्लेनेशन या समझाने का प्रयास करते हैं तो कई फैमिलीज को दे एक्सेप्ट इट वेरी वेल। साइंटिफिकली बताते तो हैं, लेकिन इस तरह से भी बताने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज ब्रेन डेथ? वही है कि छोटा मगज अगर काम नहीं कर रहा है, छोटे मगज के काम करने के जो 4-5 पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स में से एक भी पैरामीटर काम नहीं कर रहा है, तो देन दैट इज ब्रेन डेड। सबसे बड़ा पैरामीटर होता है खुद की सांस नहीं आती है। सेकंड पैरामीटर होता है कि आंख में जो हमारी प्यूपिल होती है, जो किकी बोलते हैं गुजराती में, उसमें हम जब लाइट मारते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, वो प्यूपिल सिकुड़ना बंद हो जाती है। और दूसरे और 2-3 टेस्ट होते हैं, कैलोरिक टेस्ट होता है, डॉल्स आई मूवमेंट होता है, वो टेक्निकली अलग चीज़ें, पर ये जो मेन 2 चीज़ें, सांस बंद, खुद से सांस नहीं ले सकता, और आंख प्यूपिल में जब हम लाइट मारते हैं तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होती है, तो दैट इज टेक्निकली ब्रेन डेड। एंड इफ द पेशेंट इज ब्रेन डेड, दे विल नेवर एवर बी फंक्शनली इंडिपेंडेंट अगेन इन देयर लाइफ। आप उसको 10 साल, 10 महीने, 10 सप्ताह, कितना भी वेंटिलेटर पर रख लीजिए, उसका ब्रेन की फंक्शनिंग कभी भी नहीं आएगी, तो उसको खींचने में ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो ऐसे परिवारों को हम सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए, हॉस्पिटल में, ICU में मत रखिए, और अगर परिवार की एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी विशेष हैं, तो हम ऑर्गन डोनेशन का उनको जानकारी देते हैं, और ऑर्गन डोनेटिंग एजेंसीज जो हैं अपने शहर में, हम उनको इत्तला कर देते हैं, खबर कर देते हैं कि दिस family is ready for organ donation, please come and counsel them and tell them the technicalities and formalities. That is not the topic of today's discussion, organ donation, but what is brain dead? I want you to understand that. Brain death के बारे में हमारे देश में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। उस अवेयरनेस को बढ़ाने के तहत ही आज ये छोटा सा प्रयास है हमारा। और ये मैंने ब्रेन डेथ के क्राइटेरिया जो आपको बताया, ऑलरेडी मेंशन, ये सारे टेक्निकल क्राइटेरिया हैं। और हाँ, दूसरी 2 चीज़, ब्रेन डेथ घोषित करने के लिए हमको पेशेंट को 6 घंटे के अंतराल में 2 बार एग्जामिन करना पड़ता है। मैंने ब्रेन डेथ बोल दिया, वो ब्रेन डेथ मैंने बोल दिया, मान लिया, वो नहीं, 6 घंटे बाद उसको फिर से एग्जामिन करना है। और उस एग्जामिनेशन के दौरान भी अगर ये फाइंडिंग्स मिलती हैं कि छोटा मगज बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो ही वो ब्रेन डेड घोषित कर सकते हैं। और
एक व्यक्ति के कहने से नहीं, एक स्पेशलिस्ट के कहने से नहीं, एक डॉक्टर है, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ही कैन कमिट मिस्टेक। दूसरा स्पेशलिस्ट भी आपको चाहिए ये बोलने के लिए कि हाँ मैंने भी इंडिपेंडेंटली देख लिया है और ये ब्रेन डेड है। तो 2 डिफरेंट एग्जामिनर्स सीइंग द पेशेंट 6 आवर्स अपार्ट, कोई ब्रेन स्टेम फंक्शनिंग का साइन नहीं है तो ही हम ब्रेन डेड घोषित करते हैं, उसके पहले घोषित नहीं करते हैं। So I think that's enough. So exactly 59 minutes and 35 seconds. So I've completed in 1 hour. Okay. Retrospect. ये जो पूरा प्रकल्प जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद नाम की संस्था ने शुरू किया था, एक छोटा सा एक विचार आया था उस टाइम, आज से 10-11 साल पहले, आई थिंक एक्जैक्टली 11 ईयर्स बैक। पैरालिसिस क्योंकि बहुत कॉमन बीमारी है, तो कॉमन बीमारी जो पैरालिसिस है उसका नया ट्रीटमेंट आया था, एक इंजेक्शन होता है जिसको हम टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर बोलते हैं, TPA, और वो इंजेक्शन अगर 4.5 घंटे के अंदर दे दिया जाए तो वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है। तो जब मैं श्रीकांत से मिला तो मैंने कहा कि एटलीस्ट अपने परिवारजनों को तो ये जानकारी दी जाए कि भाई किसी को पैरालिटिक अटैक हो तो ये इंजेक्शन लगाने से उसका क्लॉट डिसॉल्व होने से उसका पैरालिसिस बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तो ये जो प्रकल्प है ये सिर्फ मित्रों और परिवार को एक पैरालिसिस की नई दवाई की जानकारी और उसके बेनिफिट्स बताने के लिए हमने शुरू किया था इसी माहेश्वरी भवन से 11 साल पहले, फर्स्ट सेमिनार। इट वाज अ वेरी स्मॉल गैदरिंग। और श्रीकांत जी और विनय जी और इनके जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रयासों से ये इतना बड़ा स्वरूप हो गया। एंड द बिगेस्ट थिंग इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द एंटायर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। 11 साल से ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है, आज 35वां सेमिनार है, हर साल 3 या 4 सेमिनार, और हर सेमिनार अलग अलग विषयों के, हर सेमिनार में बॉडी से संबंधित कोई भी एक टॉपिक, कैंसर, किडनी, डायबिटीज ले, हार्ट, आईज, ऑर्थोपेडिक, बोन्स, तो हर सब्जेक्ट पे पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का जो ये एक प्रयास श्रीकांत जी, विनय जी और इनकी टीम का है, वो बहुत ही अद्भुत प्रयास और बहुत ही तारीफ़े काबिल प्रयास है। एंड मैं इसके लिए इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस शहर के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये इतना अच्छा काम कर रहे थे। आई शुड बी थैंकफुल टू देम। और दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये है, वो जो इंजेक्शन की अवेयरनेस है, मैं फिर से थोड़ा सा 2 मिनट में स्ट्रेस करूँगा। एक ब्रेन में जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसको पिघालने के लिए एक दवाई आती है, वो दवाई अगर 4.5 घंटे में लग जाए तो वो क्लॉट डिसॉल्व होने की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है। नज़दीकी हॉस्पिटल जहाँ CT स्कैन की व्यवस्था हो उसके लिए सिर्फ CT स्कैन चाहिए। आज शहर में वी हैव 32 CT स्कैनर्स, हमारे पूरे शहर के हर विस्तार में CT स्कैनर है। ऐसे कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जहाँ CT स्कैन हो वहाँ पे तुरंत आपको पेशेंट को ले जाना है। CT स्कैन से पता लग जाएगा ब्रेन हेमरेज है या ब्रेन में क्लॉटिंग हुआ है, और अगर क्लॉटिंग है तो वो इंजेक्शन लगाने की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि हाँ आप डॉक्टर को बोल दें। और अगर डॉक्टर बोले कि इंजेक्शन लगाना पड़े तो कृपया करके मना मत करना, ये क्योंकि इंजेक्शन कॉस्टली आता है, 50,000 रुपये का आता है, बट उससे पेशेंट का ICU स्टे, हॉस्पिटल स्टे इतना कम हो जाएगा कि आपका 1.5 लाख रुपए का बिल बच जाएगा। तो उसके लिए आप मना मत करना। कई परिवार ये सोच में पड़ जाते हैं ये तो बहुत महंगा इंजेक्शन है, लगाए नहीं लगाए क्या करें। आप कृपया करके मना मत करना। इट इज़ अ वेरी गुड इंजेक्शन विच इज़ यूजफुल। और कई लोगों को हम अभी तक नहीं तो भी 2 से 2,500 पेशेंट्स को मैं पर्सनली ट्रीट कर चुका हूँ, और मेरे जो न्यूरोलॉजी कलीग्स हैं वो शायद इससे कई गुना पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके होंगे। वी आर 35 न्यूरोलॉजिस्ट इन टाउन नाउ। तो वो इंजेक्शन की जानकारी आपको होनी चाहिए। और जस्ट वो एक छोटा सा ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द टॉपिक मैंने ये बात करी कि पहला सेमिनार इस चीज़ से शुरू किया था, तो आई थिंक आई शुड एंड 1 घंटा 5 मिनट पूरे। तो मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए समय सीमा के अंदर इस पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, योर पेशेंट लिसनिंग।
प्लीज पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार है, पर्सनल क्वेश्चन के लिए कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, पब्लिक वाले कॉमन क्वेश्चंस। डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक भी होता है क्या? ये लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि ये जेनेटिक तो नहीं है। बहुत कम एपिलेप्सीज हैं जो जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं, कि अगर परिवार में पेरेंट्स को, माता पिता को या दादा दादी को एपिलेप्सी है तो बच्चे को एपिलेप्सी हो सकती है। लेकिन ऐसे एपिलेप्टिक पेशेंट्स का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। यूजुअली मेजॉरिटी 95% ऑफ द एपिलेप्सीज आर नॉन जेनेटिक। अगर माता पिता को एपिलेप्सी है तो जरूरी नहीं कि बच्चे को एपिलेप्सी होगी ही। मेजॉरिटी एपिलेप्टिक ऐसे होते हैं जिनके दूर दूर तक परिवार में कहीं एपिलेप्सी का किसी को भी हिस्ट्री नहीं मिलती है हमको। सर, सवालिया मिर्गी में आपने बताया बच्ची को केवल सांस ऊपर नीचे हो रही थी, तो वही सिम्टम है कि इसके अलावा और भी कोई सिम्टम है जो बच्चों को, गार्जियन को मालूम नहीं पड़ता? वो जो मेन सिम्टम है वो बच्चा ब्लैंक हो जाता है। मतलब आप उसको बुला, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, मैं उस बच्चे को बुला रहा था, वो जवाब नहीं दे रही थी, वो बच्ची रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो ये जो अनरिस्पॉन्सिवनेस है वो एपिलेप्सी का लक्षण है। सांस वो जोर जोर से तो मैं लेने को बोल रहा था, वो एपिलेप्सी को ट्रिगर कराने की कोशिश कर रहा था मैं। तो एपिलेप्सी में जो मेन चीज होती है वो अनअवेयरनेस, यानी पेशेंट को पता नहीं रहता कि वो कहाँ है, वो खो जाता है, या तो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है या फिर वो खो जाता है। उसको जब आप पूछेंगे क्या हुआ था तेरे को, कहाँ था, बोलेगा मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ था मुझे। तो अगर इस सवाल का जवाब मिलता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ था मेरे को, तो वो 100% एपिलेप्सी है। हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये एक बहुत बड़ा जो सिम्टम है, ये पॉइंट है जिससे हम एपिलेप्सी के पेशेंट को पकड़ते हैं। अगर पेशेंट आके बोलता साहब मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बस वहीं खड़ा था, फिर यही लोग बता रहे हैं, इसका मतलब 100% एपिलेप्सी है। सर, ये नींद की अवस्था में या खेलकूद में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नींद में भी एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं और खेलकूद के दौरान भी आते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जगने में, सोने में, खेलकूद में, पढ़ाई करते वक्त, पिक्चर देखते टाइम, ड्राइविंग करते टाइम, किसी भी अवस्था में एपिलेप्टिक अटैक आ सकता है। सर, ऐसे बच्चों को भी अगर गिर जाए तो क्या उनको टेढ़ा ही लेटाना चाहिए क्या? अगर टेढ़ा उसी को लेटाना है जिसको बड़ी मिर्गी है। छोटी मिर्गी वाला तो पेशेंट, जैसे आपने देखा वो खड़ा था बच्चा, तो छोटी मिर्गी वालों को आप पकड़ के बिठा दो, ज्यादा उनको लेटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। बड़ी मिर्गी वालों को लेटाना है और वो भी करवट पे लेटाना है। धन्यवाद सर। आपने बताया वो नेजल स्प्रे बताया, तो वो क्या कॉमन फर्स्ट एड बॉक्स के हिसाब, मतलब उसमें अपन पुट कर सकते हैं इसको स्कूल, कॉलेज या कहीं पे भी? हाँ, आपको स्कूल और कॉलेज में एक तो फर्स्ट एड के किट में तो जैसे कोई दवाइयाँ विशेष आती नहीं है ना। आपको फर्स्ट एड मेजर्स खाली आपको अगर स्कूल अथॉरिटीज को बताना ही है तो वो बता सकते हैं। और स्पेशली अगर आपके परिवार में या आपके परिवार से जो बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको एपिलेप्सी है, तो ज़रूर आपके स्कूल अथॉरिटीज को बताइए कि इसको ये प्रॉब्लम है, और अगर इसको ये प्रॉब्लम होती है तो आपको ये स्टेप्स लेने हैं। तो दैट विल हेल्प द स्कूल अथॉरिटीज इन टैकलिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब ये कॉमन नेजल स्प्रे अपन यूज नहीं कर सकते? हाँ, ये स्प्रे उसी को यूज कर, अगर आपका स्कूल जाने वाला रिलेटिव या बच्चा नॉन एपिलेप्टिक है, डायग्नोस्ड एपिलेप्सी है, तो उसमें स्प्रे आप दे सकते हैं, उसके बैग में भी रख सकते हैं या स्कूल में दे के रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम एपिलेप्टिक्स के लिए ये स्प्रे नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो एपिलेप्सी है क्या है। अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को डॉक्टर ने सर्टिफाई किया हो कि ये एपिलेप्सी ही है, तो ही वो आप स्प्रे दे सकते हैं, बाकी नहीं देना है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। सर, एपिलेप्सी और अ वेरी माइल्ड पैरालिसिस, ये दोनों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मतलब वेरी माइल्ड पैरालिसिस के मतलब पता Very good question. एपिलेप्सी का जो अटैक होता है वो फ्यू मिनट्स, 1 या 2 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रहता। और माइल्ड पैरालिटिक अटैक जो होता है उसके सिम्टम्स कम से कम 10 से 15 मिनट तक परसिस्ट करते हैं। और एपिलेप्सी माइल्ड पैरालिटिक अटैक में एमआरआई में हमको हमेशा कमी, उसमें क्लॉटिंग या हेमरेज का सिग्नल मिल जाता है। तो कई बार हम लोग भी कंफ्यूजन में आते हैं, लेकिन उसको डायग्नोस करने के हमारे पास मोडालिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं। एमआरआई कराते हैं, ईईजी कराते हैं, और उनसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये माइल्ड एपिलेप्टिक अटैक है या माइल्ड पैरालिटिक अटैक है। सर, आपने जो बताया काफ़ी अच्छा कि रिकॉर्डिंग करना चाहिए ताकि बताने के लिए ठीक रहेगा।
इसमें से कोई पैटर्न भी होता है सर कि दिस कैन बी यूज टू फाइंड आउट दैट पेशेंट मे नाउ गो इन अटैक वेरी सून? पर यूजुअली एपिलेप्टिक अटैक आने के बाद ही पता लगता है कि इसको एपिलेप्टिक अटैक आया है। बड़े एपिलेप्टिक अटैक जो बड़ी मिर्गी बोलते हैं वो तो आपको तुरंत दिख जाएगा, ऐंठ जाएगा शरीर, पेशेंट गिर जाएगा, झटके मारेगा। लेकिन अगर पेशेंट ब्लैंक हो रहा है सडनली, आप आपके कलीग से बात कर रहे हैं वो सडनली हैज गॉन ब्लैंक, तो इट माइट बी ए माइनर एपिलेप्सी। इमीडिएटली रिकॉर्ड दैट ब्लैंकनेस। वो ब्लैंक इवेंट को तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिएगा। फिर इसको आगे भी हमारे पास कंफर्म करने के तरीके होते हैं जिसको हम वीडियो ईईजी बोलते हैं। पेशेंट को हम एडमिट करके 24 आवर्स तक कंटिन्यूस ईईजी मॉनिटरिंग करते हैं और 24 आवर्स उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलता रहता है। उस दौरान अगर उस तरह की ब्लैंकनेस आती है और उस ब्लैंकनेस के साथ साथ ही ईईजी में अगर एबनॉर्मलिटीज दिखती हैं तो इट कंफर्म्स कि ये एपिलेप्टिक अटैक ही है। एनीवे सर, मैं जानता हूँ कि हम में से काफ़ी लोग हैं जिनके ऊपर भगवान का वरदान है कि हमें एपिलेप्सी का कोई सिम्टम नहीं, और लेकिन आज आपके ये अवेयरनेस माध्यम से जिनके भी नियर डियर में एपिलेप्सी है, आपने एक बहुत बड़ा वरदान दिया। सही में ये अवेयरनेस हमें बिल्कुल नहीं था। सो प्लीज गिव बिग हैंड्स टू डॉक्टर साहब फॉर सच ए वंडरफुल अवेयरनेस। बहुत ही सरल और उम्दा शब्दों में बताया डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये भ्रांतियां है कि रात में जिसको भी एपिलेप्सी के अटैक आता है उसमें साथ में सोना चाहिए क्या? अगर एपिलेप्टिक अटैक वेल कंट्रोल्ड है तो आई डोंट थिंक कि वो पेशेंट के साथ में किसी को कंपल्सरीली आपको रूम में रखना है। इफ चाइल्ड अगर बड़ा है और वो अकेले भी सोना चाहता है तो यू कैन लेट देम स्लीप। एट द मोस्ट प्रिकॉशन के तौर पे कुछ परिवार क्या करते हैं कि जिस रूम में बच्चा अकेले सो रहा है उस पर कैमरा लगा देते हैं कि अगर रात में कुछ हुआ हो तो वीडियो कैमरा से वो एपिसोड रिकॉर्ड हो जाता है और पता पड़ जाता है कि एपिलेप्टिक अटैक आया है या नहीं है। क्योंकि टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स दे रेजिस्ट स्लीपिंग विद देयर पेरेंट्स इन द सेम रूम। अगर रूम अवेलेबल है घर में तो टीनेजर्स जो हैं बच्चे वो चाहेंगे कि मैं अकेला अपने रूम में सोऊं, तो उस केस में कैमरा लगा देना रूम में। दैट इज वन सॉल्यूशन। સુરત જિલ્લા માજી સૈનિક સેવા મંડળનો પ્રેસિડેન્ટ છું। મને 2016માં પેરાલિસિસ એટેક થયો હતો અને નાનું સંજાનમાં તાત્કાલિક ડૉક્ટરની જાણકારી ન હોવાથી મારી જાતે મારા અનુભવ પ્રમાણે મારા વિલ પાવરને મેં સ્ટ્રોંગ કર્યો હતો અને 95% પેરાલિસિસમાંથી 80% મેં પેરાલિસિસ રિકવર કર્યો અને પછી પણ થોડી તકલીફ હોવાથી સુરતમાં આનંદમેલ રોડ પર ડૉક્ટર સાહેબના એમના મળ્યા પછી થોડી ટ્રીટમેન્ટ કરી પછી મેં આપ સાહેબને એમના કોન્ટેક્ટ કર્યો। જી, આ પ્રશ્ન એ છે કે આ ઉંમરે મને તકલીફ થોડી છે ચાલવામાં, તેમ છતાં કોન્ફિડન્સ રાખ્યો છે, મેન્ટેન કરું છું, પણ આ ઉંમરના આધારે મારે વધુ પડતું કામ કરું છું તો કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ। એક્સરસાઇઝ કરું છું, ભણું છું અને એ માટે તમારી પાસે સલાહ લેવું કે આ ઉંમરે 73 વર્ષની ઉંમરે હું કામકાજ કરી શકું। પેરાલિસિસના હમલા પશ્ચાત જો તમને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી જેટલી શક્ય હોય આરામથી કરી શકશો, એડવાઇઝેબલ છે। એક્ટિવિટી બંધ કરવાની કોઈ જરૂર નથી। થેન્ક યુ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एपिलेप्सी होने के एग्जैक्ट बेसिक कारण क्या है, मतलब क्या कारण से होती है? अगर ये जेनेटिक नहीं है तो या हाइपरटेंशन या ऐसा कुछ बेसिक कारण क्या है जो हम प्रिकॉशन पहले उसमें कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको शुरुआत की स्लाइड में बताया 70% केसेस में कोई हमको ब्रेन की स्ट्रक्चर में बनावट में गड़बड़ नहीं मिलती, तो 70% केसेस में इट इज़ विदाउट एनी रीज़न, जिसको हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। 30% केसेस में ब्रेन की इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, इन सब की वजह से ब्रेन क्षतिग्रस्त होने के बाद में ही एपिलेप्टिक अटैक आते हैं। उसको प्रिवेंशन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार एपिलेप्टिक अटैक आने के बाद अगर डायग्नोस हो जाए कि ये एपिलेप्सी है, फिर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लागू करने हैं। जैसे मैंने बताया, दवाई नियम से खाना, टाइम से सोना,
नियमित दिनचर्या रखना, जो मैंने सारे आपको बताए थे प्रिवेंटिव मेजर्स, वो सारे एपिलेप्टिक अटैक के बाद में है। एपिलेप्सी को प्रिवेंट करने का कोई मेजर नहीं है। अगर ये ब्रेन से रिलेटेड है तो जैसा हाइपरटेंशन वगैरह, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, हाइपरटेंशन का एपिलेप्सी से कोई रिलेशन नहीं। सीधे शुरू में आ चुकी, आप लेट आए थे, आगे से समय पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ड्यूरिंग इट इज लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एपिलेप्सी अटैक जब मालूम पड़ता है तो वो अटैक होता है 4 से 5 मिनट का, तो नेजल स्प्रे, मतलब वो नेजल स्प्रे लाने में 1-2 मिनट निकलेंगे। ड्यूरिंग दिस अटैक नेजल स्प्रे देने से इसमें राहत होगी, दे सकते हैं? नेजल स्प्रे आपको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जब अटैक आया तो आपको ये मालूम नहीं है कि उस अटैक के बाद दोबारा अटैक भी आएगा या नहीं आएगा। नेजल स्प्रे एटलीस्ट सेकेंड अटैक को तो डेफिनेटली प्रिवेंट करेगा और पहले अटैक की ड्यूरेशन को भी कम कर देगा। थैंक यू वेरी मच। आपके हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे वापिस 36वें सेमिनार के लिए 8 अक्टूबर रविवार को इसी